नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? टेस्ट सीरीज का जो सेशन हम कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। यूपीपीसीएस और आरओ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला हम कर रहे हैं। इसमें 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आज का सेशन लाइव वैसे तो नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड हमारा स्टूडियो जहाँ पर है, वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ट्रेजेडी ही कहेंगे, जब असामयिक मृत्यु होती है। तो और कोरोना का कहर, जिस कारण से ऑफिस को बंद किया गया है। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ और लैपटॉप पर ये रिकॉर्ड हो रही है। आपको ऑनलाइन क्लास की तरह ही लगेगी, मतलब ऐसा सेशन लगेगा कि लाइव सेशन है। ऑनलाइन तो क्लास है ही है, तो लाइव सेशन की तरह ही लगेगी। और उन सभी नामों को मैं ले रहा हूँ जो रोज लेता था। सब लोग मुस्कुराएं, जितने भी नाम हैं सब लोग समझ गए हैं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। मैं फटाफट क्वेश्चन आपके सामने रखता चलूंगा और आप लोग उसका उत्तर देते चलेंगे। जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा, आप लोग उत्तर देते चलेंगे और हमारे क्वेश्चन से मिलान करते चलेंगे हमारे उत्तर से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ पर स्थित है? आपको ये बताना है ये समाधि कहाँ पर स्थित है। अलीपुर सेंट्रल जेल परिसर में, अहमदनगर फोर्ट जेल परिसर में, आगा खां महल में, पुणे परिसर में, यरवदा जेल परिसर में। बहुत सारे नाम हमको याद हैं। युक्ता मिश्रा जी, आप उत्तर दीजिए। और रुचि, वंदना, ये सब लोग उत्तर दें। बबलू राम यादव, सब लोग उत्तर दीजिए, है ना। बाकी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सबका नाम याद है मुझे। तो बताइए। तो इसका सही उत्तर है कि आगा खां महल परिसर में, पुणे में इनका जो समाधि है वो स्थित है। किसकी? ये महादेव देसाई को 9 अगस्त 1947 में यहीं पर गिरफ्तार किया गया था और आगा खां महल में रख दिया गया था। 14 से 15 अगस्त की मध्यरात को देसाई का निधन हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार आगा खां महल के पैलेस में उनकी समाधि बनाई गई। इस समाधि पर ओम और क्रॉस के चिन्ह अंकित किए गए। यहीं पर फिर 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा का स्वर्गवास हुआ। और कस्तूरबा गांधी का जब स्वर्गवास हुआ तो वहीं पर गांधी जी उपस्थित थे। और गांधी जी की उपस्थिति थी तो उनकी समाधि भी वहीं पर बना दी गई। तो ये दोनों की दोनों बातें याद रखिएगा। एक के साथ आपका दो तैयार हो रहा है। हमारे यहाँ तो सारी स्कीम ही ऐसे ही चलती है, एक के साथ दूसरा फ्री मिलता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, उन्हीं के बगल में ये समाधि बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, देखिए। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये पुस्तक किसने लिखी है? कौन सी पुस्तक का नाम क्या है? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब अगर आपको ये पता है कि गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु थे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता दूंगा आपको। तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये पुस्तक किसकी है? जिन्ना, गांधी, शौकत अली, सीआर दास। उत्तर दीजिए। थोड़ा सा आज आपको असहज लगेगा, मुझे भी लग रहा है। एक दो दिन में ये सब सही हो जाएगा, फिर कोरोना सही होगा तो हम लोग वैसे ही सेशन करने लगेंगे। तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये जो पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है यही आपको बताना है। और ये पुस्तक है महात्मा गांधी की। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी और इसका प्रथम प्रकाशन फरवरी 1955 में अहमदाबाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है? तीसरी दुनिया में वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि, तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, और तीसरी दुनिया में बड़े पैमाने पर संकटजनक प्रव्रजन और सोवियत प्रवचकों की बहुलता क्या है? तीसरी मतलब दुनिया से रिलेटेड ये कौन सा कॉन्सेप्ट है या सोवियत से रिलेटेड नया जनसंख्या बम? उत्तर दीजिए। और इसका सही उत्तर है तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। अब बात किसकी हो रही है? नगरों की बात हो रही है। जब नगर बढ़ने लगे, है ना। नगरों की संख्या वैसे ही बढ़ रही है जैसे कभी जनसंख्या बढ़ा करती थी। कितनी ज्यादा नगरों की संख्या बढ़ रही है। हर व्यक्ति अब नगर में ही तो रहना चाहता है। कौन चाहता है गांव में रहना? गांव में रहना कोई नहीं चाहता। हर लोग नगर में ही रहना चाहते हैं। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगला जो प्रश्न है, सुपर बाजार होता है एक थोक विक्रय संगठन, फुटकर विक्रय संगठन, उपभोक्ता सहकारी संगठन, या उच्च गुणवत्ता एवं बहुमूल्य वस्तुओं के विक्रय का संगठन? क्या होता है? उत्तर दीजिए। तेजी से उत्तर करिए। इस सेशन को हम जल्दी करेंगे जिससे कि आपका जो वैल्यूएबल समय है वो बचा रहे और आप अन्य कामों में उसका उपयोग कर सकें, पढ़ाई लिखाई में। और इसका सही उत्तर है सुपर बाजार फुटकर विक्रय संगठन होते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विस्तृत उत्पाद श्रृंखला मौजूद होती है, वहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, अथावाना का क्या मतलब है? व्हाट इज अथावाना, है ना। व्हाट इज द मीन्स ऑफ अथावाना? भू राजस्व विभाग, वाणिज्य कर, आयात कर, या निर्यात कर? अथावाना का क्या मतलब है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अथावाना भू राजस्व विभाग।
मध्यकालीन जो विजयनगर साम्राज्य था, उसमें भू राजस्व विभाग को अथावाना कहा जाता था, है ना? अथावाना, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग था और विजयनगर साम्राज्य में एक कुशल भू राजस्व प्रणाली लागू थी और जिसके अंतर्गत भूमि धारकों का वर्गीकरण किया जाता था, जलमग्न भूमि, असिंचित भूमि, बगीचा इत्यादि के रूप में, और उस हिसाब से इन भूमियों पर लगान आरोपित किया जाता था, टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका सदस्य है भारत? भारत किसका सदस्य है इनमें से? ये संगठन दिए हुए हैं, एशियाई विकास बैंक का और एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का, यहाँ पर ये की गलत लिखा है, और कोलंबो योजना का और ओईसीडी का। किसका सदस्य है भारत? अंतिम विकल्प है 1 2 3 4, ये कट रहा है लेकिन आप ये जानिए 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। बताइए किसका सदस्य है भारत? इनमें से किसका सदस्य है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत 1 और 3 का सदस्य है। एशियाई विकास बैंक का सदस्य है, कोलंबो योजना का है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का नहीं है और साथ में ओईसीडी का भी भारत नहीं है। तो 1 3 ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? अगला जो प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन या हिल्सा? कौन सी मछली सबसे बड़ी है भारत की? इसका उत्तर आपको देना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, मुस्कुरा रहे हैं सब लोग ना, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही मुस्कुरा के पढ़िए, तभी तो मजा आएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है व्हेल शार्क। 50 फीट तक ये लंबी होती है, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के तट पर प्रवास करती है। प्रत्येक वर्ष मार्च से मई महीने के दौरान बड़ी संख्या में भारत में जो गुजरात का तट है वहां पर आ जाती है व्हेल शार्क। और गुजरात तट पर आने वाली जो व्हेल शार्क है, इनकी सुरक्षा के लिए 2004 में एक कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया था, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ड्रॉट टूलबॉक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ड्रॉट टूलबॉक्स, व्हाट इज ड्रॉट टूलबॉक्स? अगर आप ये जानते हैं कि ड्रॉट टूलबॉक्स क्या है तो आप जान जाएंगे किससे संबंधित है। भाई प्रश्न तो वही है ना कि है क्या ये? प्रवासियों और कमजोर समूहों से, सूखे से निपटने से, वायु प्रदूषण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आप अपना उत्तर दीजिए। और इसका सही उत्तर है, इसका संबंध सूखे से निपटने से है। ड्रॉट माने सूखा होता है, पहले बता देता तो आप लोग सब लोग गेस कर लेते, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। और इसमें कोप जो 14 हुआ था, तो ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ था, भारत में संपन्न हुआ था, तो उसमें ये मुद्दा उठाया गया था, ड्रॉट टूलबॉक्स को लॉन्च किया गया था। और ग्रीन जॉब्स, कृषि क्षेत्र में नौकरी की अवधारणा भी इसी समय दी गई थी। ग्रीन जॉब्स, कृषि क्षेत्र में नौकरी, कभी भी पूछा जा सकता है, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो नीचे पेयर्स दिए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? टोडरमल सीतापुर, अबुल फजल आगरा, बीरबल कन्नौज और जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर। कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है आपको, बताइए, उत्तर दीजिए। जो उत्तर दे रहे हैं सब मुझे पता है, सब पता है मुझे, सब दिख रहा है, बताइए। और इसका सही उत्तर है बीरबल कन्नौज। ये गलत है। बचपन का नाम महेश दास था, बहुत ही चतुर थे, बुद्धिमान थे, ब्राह्मण थे और आगरा के निवासी थे, ना कि कन्नौज के निवासी थे। ठीक है? और कानपुर के घाटमपुर तहसील के, कोई दिल्ली के निवासी और कोई मध्य प्रदेश के सीधी जिले का निवासी इनको बताया जाता है। कोई कहता है आगरा का है, कोई कहता है कानपुर का है, कोई कहता है दिल्ली का, और कोई कहता है, तो इनमें सबसे ज़्यादा यही मिलता है कि आगरा के निवासी थे, है ना? और कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि ये सीधी के घोघरा गाँव, तो एक बार ये आगरा सही कराया है, कहीं पे पूछा गया था आयोग ने। और यहाँ पर ज़्यादातर जो विद्वानों का मत है वो मानते हैं कि ये सीधी जिले के घोघरा गाँव के निवासी मतलब थे, गाँव को ही बीरबल का जन्म स्थल ये मानते हैं कि घोघरा गाँव के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कुमारन आसन सामाजिक पुनर्जागरण से संबद्ध है? केरल के, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, या इनमें से कोई नहीं? कुमारन आसन सामाजिक पुनर्जागरण से संबद्ध है, कहाँ से संबद्ध है? संबद्ध यानी कि संबद्धता कहाँ से है, कहाँ से रिलेटेड है ये बताइए। कुमारन आसन, तो कुमारन आसन का संबंध कहाँ से है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कहाँ से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल से। केरल के महान समाज सुधारक थे, निम्न वर्गीय इजवा जाति से ये संबंधित थे और इनका जन्म 1873 में हुआ था। समाज सुधार कार्यों से ये जुड़े रहे। वो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक संस्थान के फिर सचिव बने और इजवा लोगों को उत्थान के उद्देश्य से उन्होंने, मतलब इसको स्थापित किया गया था, श्री नारायण धर्म परिचालन जो योगम था, तो उस कार्य में ये लगे रहे और वो नारायण गुरु से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, है ना? और इनका एक काव्य संग्रह है और उस काव्य संग्रह का नाम है द फॉलन फ्लावर्स। क्या है? द फॉलन फ्लावर्स। ये प्रकाशित हुआ था 1907 में। और द मेडिटेशन ऑफ सीता, नलिनी, लीला, करुणा, ये सब भी उनकी कृतियां हैं। 1924 में एक नाव दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला जो प्रश्न है, भारत की
संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत की संसद के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। कौन सा गलत है? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। बहुत सरल, बहुत अच्छा प्रश्न है ना? इससे सरल प्रश्न क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ऐसा थोड़ी ना है, राज्यसभा के लोग भी तो मंत्री बनते हैं, मनमोहन सिंह जी तो प्रधानमंत्री थे, तो सी इसका गलत है कि निम्न सदन तक ही सीमित नहीं है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है और सदस्यता दोनों से हो सकती है, प्रधानमंत्री भी हमारे बने हैं। और अगर कोई नहीं है इसका सदस्य संसद का तो मंत्री बनेगा तो 6 महीने के अंतर्गत उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी, मतलब जीतना पड़ेगा चुनाव। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। भारत के संविधान द्वारा या 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा या संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा? सोच समझ कर उत्तर दीजिए। सरल प्रश्न है, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, सरल प्रश्न ज्यादा गलत होते हैं। बताइए। तो जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का जो उपयोग निषिद्ध किया गया है, ये सबके द्वारा किया गया है, सब में ये प्रावधान है। अनुच्छेद 24 हमारा जो संविधान का है वो भी यही प्रावधान करता है, बाल श्रम को निषिद्ध करता है। एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण जो बाल श्रम है उससे निषिद्ध किया और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी इसे निषिद्ध किया गया है। अगला जो प्रश्न है, जवाबित का संबंध है राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून या कृषि संबंधित कानून? किससे संबंधित है जवाबित? उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित का जो संबंध है ये राज्य कानून होते थे। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावलियां जब आप पढ़ेंगे तो जवाबित राज्य की कानून हुआ करते थे। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? 14 नंबर प्रश्न है, तेजी से करिए। नागर, द्रविड़, वेशर। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ जब जाएंगे तो क्या होता है, नागर, वेशर, द्रविड़ का कौन सा क्रम मिलता है? तो नागर, वेशर, द्रविड़ अगर आपको पता है तो भुवनेश्वर और पुरी उड़ीसा में पड़ता है, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये नागर है। ठीक है ना? उत्तर भारत से शुरू होगा तो नागर, वेशर, फिर द्रविड़। तो ये जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है और इसी राज्य में लिंगराज मंदिर भी है। तो भुवनेश्वर का कोणार्क में सूर्य मंदिर भी स्थित है। तो ये सभी मंदिर जो हैं ये नागर शैली में निर्मित है। किस शैली में? नागर शैली में ये निर्मित है। अगला जो प्रश्न है, रुधिर वर्षा कहाँ पर होती है? इटली, फ्रांस, कनाडा, स्पेन। कहाँ पर रुधिर वर्षा होती है? पहले ये प्रश्न बहुत पूछा जाता था, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर दीजिए, रुधिर वर्षा कहाँ पर होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर सब लोग दे चुके होंगे ना? चलिए देखते हैं किसका किसका सही है। और इसका सही उत्तर है इटली। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क तथा रेत भी हवा जो होती है, रेत भरी हवाएं जो होती हैं, सिराको कहलाती हैं। और सिराको जो हवा है, इस हवा के साथ लाल रेत की मात्रा मिली होती है, अधिक मात्रा में रेत, लाल रेत इसमें मिली होती है। और ये जब रेत भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती है, ये हवाएं, रेत भरी हवाएं, रेत क्या गुजरती, हवाएं गुजरती है, उसमें रेत भी होती है। तो ये जब गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है और जब नमी धारण करती है फिर जाके इसमें जब ये बारिश कराती है तो ये रक्त की तरह लगती है कि इसमें मतलब जो लाल रेत मिली है वो रक्त की तरह गिरती है, तो इसीलिए रक्त वृष्टि या इसको रुधिर वर्षा कहा जाता है। तो ये इटली में होती है। अगला जो प्रश्न है, अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? अटाकामा रेगिस्तान एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। रेगिस्तान के बारे में हमने चर्चा की थी, है ना, क्लास की है ना, तो आपको वैसे भी पता होगा, बड़ा सरल प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है कि अटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां पर? दक्षिण अमेरिका में। ये देखिए यहाँ पर दिया है ना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, साउथ अमेरिका में स्थित है। और इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिजों के विशाल भंडार भी पाए जाते हैं। और ये मरुस्थल दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली में है। चिली ऐसे मैंने बताया था ना कि ये विस्तारित है, तो चिली लंबा लंबा, तो उत्तर नॉर्थ चिली में ये स्थित है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निक्सियम हाइड्रा किसके चंद्रमा है? प्लूटो के, शुक्र के, बृहस्पति के या बुध के? बताइए, उत्तर दीजिए। निक्स एवं हाइड्रा किसके चंद्रमा है? तो निक्स और हाइड्रा जो चंद्रमा है ये प्लूटो के चंद्रमा है। प्लूटो सौरमंडल का 52वां ग्रह। मैंने बताया था आपको कि जब क्लास डिस्कस किया था, और मैंने नहीं भी बताया था तब भी आपको पता होगा, लूसेंट वाला प्रश्न है। 5 ज्ञात इसके उपग्रह हैं प्लूटो के, और उनमें देखा जाए तो प्लूटो से दूरी के अनुसार चारोन, स्टिक्स, निक्स और केरबेरास और हाइड्रा ये है। चारोन इनमें सबसे बड़ा। बृहस्पति के लगभग 69, ये तो खैर बृहस्पति को छोड़ दीजिए, बृहस्पति अपडेट भी हो गई है न्यूज। लेकिन ये चारोन और स्टिक्स, निक्स, केरबरान और हाइड्रा जो है ये प्लूटो के उपग्रह। और
आपको पता होगा कि प्लूटो क्या है, जरा कमेंट करके बताइएगा, प्लूटो ग्रह है कि नहीं है। अगला बताइए। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, ऊर्जा का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। ऊर्जा संरक्षण का क्या मतलब है? बहुत सरल प्रश्न, और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले को क्या मिलेगा? कोई इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सरल प्रश्न है। क्यों इनाम मिलेगा? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही ऊर्जा का विनाश होता है। ठीक है ना? तो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा या वाष्पोत्सर्जन द्वारा। कैसे होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है, उस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्रिया इसको कहते हैं। और पौधे प्रकाश की ऊर्जा जो होती है, लाइट एनर्जी जो होती है, उसका रूपांतरण केमिकल एनर्जी में कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, और जो कि पौधों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है, और इन्हीं कार्बनिक पदार्थों द्वारा जंतु और पौधों का पालन पोषण होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? अंडे देता है, बच्चे नहीं होते सीधे। एकेडिना, कंगारू, सेही, व्हेल। कौन है जो सीधे मतलब अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता? कोई एक ही है इसमें से, और इस प्रश्न का सही उत्तर है एकेडिना। एकेडिना और प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी हैं, इसीलिए पूछा जा रहा है। जहां पे अपवाद होगा, कुछ आप नया करेंगे तभी तो ना। जैसे कोई आपके यहाँ ऑफिसर नहीं था और आप सेलेक्ट हो गए, तो आपका इंटरव्यू छपेगा बड़े लंबे लंबे शब्दों में, है ना, बड़े बड़े पेजेस में आपका इंटरव्यू छपेगा। मतलब जिस गांव में सब लोग, जिस मोहल्ले में सब लोग हैं, अधिकारी ही हैं, तो आपने कुछ नया थोड़ी ना किया, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अब ये करंट अफेयर के प्रश्न है, जिसने 1.75 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया, किस केंद्रीय मंत्रालय की योजना है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय इसको क्रियान्वित कर रहा है? किस केंद्रीय मंत्रालय की योजना है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजना है। ठीक है, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसके तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को 3 किस्तों में अपने पहले बच्चे के जन्म के पर 5,000 रुपए मिलते हैं। और मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि इस योजना में 2020 तक 1.75 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार किया जा चुका है। लाभार्थी तो बढ़ते ही रहेंगे। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में ग्लेशियर टूटने से भयानक बाढ़ आई? फरवरी का करंट अफेयर हम देख रहे हैं। फरवरी में वहां पे बाढ़ आई थी, और उत्तराखंड में एक ग्लेशियर टूटा था, उसका नाम क्या है? रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली। कौन सा ग्लेशियर टूटा था जिसके कारण से भयानक बाढ़ आई थी? इसका उत्तर देना है आपको। और इस प्रश्न का सही उत्तर कौन कौन टाइप कर रहा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है चमोली। 7 फरवरी की बात है। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तराखंड में चमोली जिले में ग्लेशियर टूटा, भयानक बाढ़ आ गई, और वहां पर प्रोजेक्ट जो था एनटीपीसी का, वो प्रभावित हुआ था। उसमें काम करने वाले लगभग 150 लोग, जो आंकड़े हैं, 150 लोग लापता हो गए, मारे गए। और 7 फरवरी को जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूट गया था, और उसके बाद अलकनंदा और धौली गंगा नदी में हिमस्खलन हुआ, और वहां पर बाढ़ आई, और उसी से तबाही मची थी। अगला जो प्रश्न है, परिवार पहचान पत्र योजना का संबंध भारत के किस राज्य से है? कौन सा राज्य है जो इससे रिलेटेड है? परिवार पहचान पत्र योजना। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। उत्तर दीजिए, 5 सेकंड का मौका आपके सामने है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा सरकार की योजना है। जब यूपी का एग्जाम आप लोग दे रहे होते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि ये जो है केवल यूपी की योजना ही पूछी जाएगी, और ऐसी में धोखा हो जाता है। लेकिन ये हरियाणा की योजना है। ठीक है, किसकी? हरियाणा की योजना है। और ये जो योजना है, परिवार पहचान पत्र योजना, इसके तहत हरियाणा आवासीय पता वाला कोई भी परिवार योजना के अंतर्गत नामांकन करा सकता है। और इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार को एक 8 अक्षरीय परिवार पहचान पत्र, 8 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घराना और संस्थापक दिया हुआ है। कथन क्या है? ये 2 युग्म दिए हुए हैं, तो निम्नलिखित युग्मों में से होना चाहिए। निम्नलिखित युग्मों में से, कथनों में से नहीं, युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ग्रामर की बड़ी महत्ता होती है। अगर ग्रामर आप सही लिखते हैं, तो आपको माना जाता है कि आप सही पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो घराना और संस्थापक, ग्वालियर नत्थन खां, जयपुर अल्लादिया खां, किराना अब्दुल वाहिद खां, और बनारस हाजी सुजान खां। बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो दिया हुआ है
बनारस हाजी सुजान खां, ये गलत है। बनारस हाजी सुजान खां, ये गलत है। बाकी यहाँ पर सब सही है। तो यही डी उत्तर हो जाएगा। ग्वालियर नत्थन याद कर लीजिए, जयपुर अल्लादिया और किराना अब्दुल वाहिद खां याद कर लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये जयपुर है ये अल्लादिया खां ही है, ग्वालियर नत्थन खां है, आगरा हाजी सुजान खां है। आगरा हाजी सुजान खां है। और यहाँ पर दिया हुआ था बनारस हाजी सुजान खां। तो हाजी सुजान खां जो थे ये आगरा घराने के संस्थापक थे। और अंतिम प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना स्थापित की जाएगी कहां पर? जैसलमेर, लेह, केरल, गांधीनगर में कहां पर स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो स्थापित की जाएगी, उत्तर दीजिए आप, फिर मैं बताता हूँ। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। और ये 5 सेकंड पूरे हो रहे हैं और ये पूरे हुए। और इसका सही उत्तर है लेह में। लेह में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना स्थापित की जाएगी। और इसकी स्थापना के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर लद्दाख प्रशासन और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद और तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो है ओएनजीसी, इसके बीच में हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये 25 प्रश्नों की आपकी जो टेस्ट सीरीज की श्रृंखला रहती है वो रही। फिर मिलेंगे जितनी जल्दी हो सकेगा और इसको अच्छा करेंगे। आप लोग ऐसे इसको पार्टिसिपेट करते रहिए और ऐसे ही लोगों तक पहुंचाते रहिए। आप लोगों का सहयोग बड़ा अद्वितीय है। आप लोग रोज इसको स्टेटस पे लगाते हैं। मैं देखता हूँ कई लोग बिल्कुल कोशिश करते हैं, अपने स्टेटस पे लगाते हैं। मुझे खुशी होती है कि हाँ, लोग कम से कम सोचते हैं तो है अपने परिवार के बारे में, है ना? बाकी ना आपका इसमें कुछ नुकसान होता है और मुझे बहुत कुछ मिल जाता है, खुशी, प्रोत्साहन, जिससे कि मैं काम कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।